कोरोना काल में जहां ऑनलाइन का ट्रेंड बढ़ा, वहीं एक ट्रेंड और बढ़ा जिसे नाम दिया गया साइबर ठगी। इस ऑनलाइन ठगी को जो नहीं समझ पाया, समझो उसे लाखों रुपए का चूना लग गया। वहीं आज न्यूज वॉच इंडिया आपको साइबर ठगी से सतर्क करेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले कुछ सालों में हमारी जिंदगी रियल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में चली गई है। पहले हम सोशल नेटवर्किंग या एंटरटेनमेंट के लिए फोन का इस्तेमाल करते थे, पर अब जरूरी कामों के लिए भी करते हैं। कोरोना काल के बाद तो लोगों की निर्भरता फोन पर बहुत बढ़ गई है। वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग हो या मनी ट्रांसफर या ऑनलाइन क्लासेस, बेशक इन माध्यमों से जहां जिंदगी आसान हो गई, वहीं असामाजिक तत्वों ने इस माध्यम के जरिए लोगों को लूटना और ठगना शुरू कर दिया, जिन्हें हम साइबर अपराधी या उनके किए क्राइम को साइबर क्राइम कहते हैं। इसे अगर और विस्तार से समझें तो साइबर क्राइम एक ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क के जरिए लोगों से ठगी की जाती है। साइबर अपराधी इसके जरिए प्राइवेसी से लेकर पैसे तक उड़ा ले जाते हैं। डेटा हैकिंग, फिशिंग मेल, ओटीपी फ्रॉड या मोबाइल फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन जैसे तमाम अपराध हैं जिन्हें साइबर अपराधी अंजाम देते हैं। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां दोनों देखती हैं। साइबर ठगी में लोन ऐप के जरिए वसूली के मामले सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर केवल गाजियाबाद की ही बात करें तो एक साल में 150 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी ने नोएडा की साइबर थाना की एसएचओ रीता यादव से खास बातचीत की। लोन ऐप को लेकर ठगी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में दिल्ली और एनसीआर भी है, लेकिन पुलिस की धरपकड़ भी इसको लेकर तेज हो चुकी है और साइबर सेल नेटवर्किंग के माध्यम से उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, ये भी दावा किया जा रहा है। हमारे साथ रीता यादव जी जुड़ी हुई एसएचओ हैं। ये क्या कुछ चीजें कार्रवाई चल रही है? अब तक की गतिविधियों की बात कर ली जाए तो क्या कुछ कार्रवाई? ऐसा है कि लोन ऐप के नाम पे बहुत ज़्यादा मतलब तो मेरे साथ कवरेज में 4-5% आई थी। और ये छोटे छोटे लोन ऐप देखिए, होता क्या है, जो जितने लोन ऐप बने हैं गूगल प्ले स्टोर पर जी, वो थोड़े किसी जगह कैश भी या पेमेंट लोन या ऐसा बना रखे हैं कि आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको लगेगा बेसिकली क्या कौन से टारगेट हो रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता होती है। 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, या कोई बहुत गरीब लेबर टाइप का आदमी उसको चाहिए 10,000, वो तुरंत ढूंढते हैं इस चीज़ को। गूगल पे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद उसको देखते हैं 10,000 मिल रहा है, कोई बात नहीं, ले लिया। अब होता क्या है, जब वो लोन ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक्सेस लेते हैं जी। जब एक्सेस लेते हैं तो वो आपको मांगता है, आप देखते हैं ना, आप कभी कोई ऐप डाउनलोड करके आपको मांगता है कि गैलरी है, कॉन्टैक्ट है, क्या है, तो वो एक्सेस आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपकी गैलरी कर लेंगे। सब एक्सेस जब आपका मोबाइल का ले लेते हैं तो आप जब लोन लेते हैं तो आपको पूरा एक्सेस पूरी गैलरी का फोटो वीडियो सब जा चुका आपके पास, कॉन्टैक्ट भी पूरी जा चुकी है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे जी। अब होगा क्या, अब वो लोन है 10,000 का लेंगे, 10,000 पेमेंट भी कर देंगे। लेकिन चूंकि कुछ ये ऐसे फ्रॉडस्टर है जो क्या कर रहे हैं कि ये आप उनको दोबारा कॉल करेंगे कि क्या आपका लोन पूरा नहीं हुआ, आप 10,000 जमा करिए, 5,000 जमा करिए, ऐसे जमा करते रहेंगे। और नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी गैलरी से फोटो उठा के मॉक करके आपत्तिजनक फोटो बना कर उनके रिश्तेदारों को भेजेंगे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में है जी। अब उनको भेजेंगे तो अब क्या होगा, उससे उसकी बदनामी होगी, समाज में दिक्कत आती है। तो आदमी चलो ठीक है, एक मान लीजिए लड़का है तो लड़का फिर भी झेल जाएगा, लड़की के लिए बहुत दिक्कत है। आप किसी फोटो यूज कर करके आप चेहरा लगा दीजिए, कुछ लगा दीजिए, उसको समाज में या उसके भाई बहन, चलो भाई माँ बाप तो समझ जाएंगे, लेकिन दूसरे रिश्तेदार सोचेगा लड़की ही ऐसी होगी जी। आप कितना समझाओगे, किसको समझाओगे भाई? एक मोबाइल में कम से कम आपके 100 आपके कॉन्टैक्ट होता ही होता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है, नंबर होते हैं, तो वो सबको ऐसे चूँकि एक्सेस होता है वो पूरा सबको भेजते हैं टोटल। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि आप कृपया लोन ऐप के नाम पे जो RBI के माध्यम से रजिस्टर्ड है, आप चेक करिए या RBI रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तभी आप लोन ऐप डाउनलोड करिए, अदरवाइज कोई लोन ऐप डाउनलोड ना करें। लालच में ना फंसे 5,000 10,000 के, बिल्कुल ठीक है, लालच में ना फंसे। एक और बात सामने आ रही है कि इससे पहले भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एनसीआर और दिल्ली पुलिस मिलकर इसको पकड़ने का, इनमें जो नेटवर्क है उसका पर्दाफाश करने का प्रयास करेगी। वैसे तो ये आपका आंतरिक मामला है और आप इस तरीके से कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या
काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसका भंडाफोड़ भी करेंगे, प्रयास करेंगे, बहुत जल्दी काम करेंगे, बहुत जल्दी। और ये भी बातें सामने आ रही है कि इसका जाल जो नेटवर्क है वो और भी राज्यों तक फैला हुआ है, और भी दूसरे राज्यों तक भी फैला। देखिए लोन है ये गूगल, आप एक बार बताइए, गूगल क्या है? सर्च इंजन है। तो आप पूरे इंडिया फंसा हुआ है, तो हर आदमी जो भाई हम केवल नोएडा की बात नहीं करते हैं। गूगल ऐप क्या है? लोन ऐप के नाम पर हमारा नोएडा ही नहीं, कोई भी बच्चा, पूरे इंडिया का कोई भी बच्चा हो, हर आदमी सर्च करता है लोन ऐप के नाम पे, तो पूरा इंडिया का हो। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल, क्या अपील करना चाहेंगे आम नागरिक से कि सावधान रहें, कैसे कुछ इनके जालसाजी में ना फंसे? सबसे बड़ी बात नंबर 1, आप जब भी कभी लोन ऐप डाउनलोड करते हैं, चाहे कोई भी हो, हम कहते हैं आप लोन ऐप को छोड़िए, कोई और भी ऐप हो, मान लीजिए हम लाइफ इंश्योरेंस बजाज का हम लोन उसका ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो मुझे ये देखना चाहिए जब एक्सेस मांगता है तो वो उसे क्या परमिशन देनी है। अब हमारे बजाज एलियांस है, उससे मेरे कॉन्टेक्ट से क्या मतलब है, उसके मेरी गैलरी से क्या मतलब है। मान लीजिए इंस्टा है, आपका फेसबुक है, उसको मेरी गैलरी से मतलब है, उसको मेरे कॉन्टैक्ट से मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार से लोन है, लोन में आपके कॉन्टैक्ट से, आपकी गैलरी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और आप देखिए आपको एक्सेस देना क्या है, आप उसको देखिए, जब देखेंगे तभी आपको पता लगेगा। तो कृपया करके आप अपना एक्सेस समझिए कि मैं लोन, अबे क्या चीज़ लेना, क्या चीज़ लेना हो, उसको क्या एक्सेस देना है, तो ये चीज़ आपको देना है। तो कुल मिला करके कॉन्टैक्ट और अपना गैलरी एक्सेस ना दे, अगर मांग रहा है तो समझिए वो फर्जी लोन है। बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर एक अपील की जा रही है आम लोगों से भी कि इस जालसाजी में ना फंसे। जो ये ऑनलाइन ठगी का ये तमाम केसेस सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आप बिल्कुल सचेत रहें और जागरूक रहें। और हमारी भी पहल ये है कि हम आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं और आप लोगों को इन अपराधियों से सावधान करें। चलिए आपको बताते हैं कि लोन ऐप की ठगी से बचने के लिए हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो ये है। लोन ऐप को लेकर ठगी का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है और अब इसकी चपेट में दिल्ली और एनसीआर है। इसलिए पुलिस ने भी संयुक्त टीम बनाकर उन अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। लेकिन अब जरूरत है आपको और हमको सजग रहने की, सावधान रहने की। ऑनलाइन ठगी का मामला पिछले कई सालों से देश में चलते आ रहा है। कई बिंदुओं के आधार पर आपसे जबरदस्ती लाखों करोड़ों रुपए वसूली किए जाते हैं, आपको मजबूर किया जाता है। लेकिन अब वक्त है आपको बेहद सावधान रहने की। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताएंगे, जैसे अगर आपके मोबाइल पर किसी से OTP पूछा जाता है तो आप उसे कृपया करके न साझा करें। इसके अलावा लॉटरी या इनाम के कॉल मैसेज आते हैं तो उनको आप रिसीव न करें, अनदेखा करें। इसके अलावा आकर्षक ऑफर के झांसे में आप कभी भी ना आए। अनजान वीडियो कॉल को आप भूल कर भी रिसीव ना करें, क्योंकि ये इसको लेकर अपराध सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि न्यूज वीडियो के आधार पर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको ऐसी कोई सूचना मिलती है ऑनलाइन ठगी की या आप उसके शिकार होते हैं तो साइबर फ्रॉड होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जरूर डायल करें। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आप जरूर ध्यान दें, जिसके आधार पर साइबर अपराध को रोका जा सके। वहीं हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की। चलिए सुनते हैं आम लोग साइबर ठगी को लेकर कितने सतर्क हैं। तो लोन ऐप के जरिए जो धोखाधड़ी का मामला है वो लगातार पूरे देश में बढ़ते जा रहा है और सबसे जो ज्यादा मामले हैं वो भी बात कर ले तो दिल्ली और एनसीआर में देखे जा रहे हैं। हम बात करेंगे युवाओं से भी कि क्या बचने की जरूरत है, जो गाइडलाइन आ रही है उसको पालन करने की जरूरत है। आपको भाग्य मताराम से हम बात करें, क्या नाम है? पंकज जी, आप जानते ही होंगे कि जिस तरह से फ्रॉड कॉल करके या फिर गलत तरीकों से लोगों को ठगने का मामला सामने है, क्या कभी आप इसके मुखोमुखी रहे? हाँ, तो इससे बचने की जरूरत है। क्या आपको पता है कि नहीं, अगर वो चीज़ें अगर हम पालन करें, अगर वो ध्यान में रखें तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है? तो कभी भी ऐसा कॉल आपको आया, कभी भी फ्रॉड कॉल, कभी ऐसी चीज़ें आई? आपका क्या नाम है? अच्छा, कभी आप शिकार हुए ऑनलाइन ठगी के? कभी ऐसी चीज़ें सामने आई? कभी नहीं, यानी आप जागरूक हैं पूरी तरह से। अच्छा, आपके कोई जानने वाले, आपके कोई पहचान में कोई ऐसी घटनाएं सामने आई जिससे परेशानी हुई हो, जिससे धोखाधड़ी का मामला सामने ऑनलाइन ठगी? चलिए हम और लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर बातचीत का भी दौर जारी है। क्या नाम है? कभी ऐसा हुआ या आप जानने पहचाने में कोई लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया? ये तो जागरूकता की पहचान है कि लोन वोन ऑनलाइन पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक हमें खुद का जानकारी ना हो। लेकिन आपके भी जानकारी में कोई ऐसी चीज़? कोई फ्रॉड नहीं करता। ये तो आप बहुत भरोसे के साथ करें। अच्छा, कौन कौन सी बातों को
ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों को पर अमल करना चाहिए जिससे हम ऑनलाइन ठगी से बच सकेंगे, इसलिए हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को भी बताएं। जैसे कि कोई फॉल्स लिंक होता है या कोई मैसेज आते हैं तो उस पर क्लिक ना करो, कोई रिस्पांस ना दो कि हाँ आपका लोन अप्रूव हो गया है, ये हो गया, फलाना ठिकाना हो गया। अगर आप उस पर रिस्पांस देते हो तो आप OTP को भी ना शेयर करें। बात की बात है, बगैर रिस्पांस ही नहीं करना, OTP पहुँचेगा, रिस्पांस ही नहीं करना है, पहले कॉल रिसीव ही नहीं करना है। बिल्कुल, ये देखिए जागरूकता की पहचान। अच्छा, इसमें संस्था की खासतौर पर बात करें तो पुलिस की या सरकार की भी कुछ अहम भूमिका होनी चाहिए। नहीं, सरकार का कुछ नहीं कर पाएगी, फ्रॉड करने वाले कर ही रहे हैं, फ्रॉड करने वाले होने वाले होते हो जाते हैं, बिल्कुल। होने वाले नहीं होते। आइए हम और लोगों से बात करें, क्या नाम है जरा? संजय। कभी संजय जी ऐसे मामलों के शिकार हुए आप या आपको कोई जानने वाले? और ऑनलाइन में एक बार हुआ था, जब पेटीएम के साथ जो हुआ था, पेटीएम में चल रहा था मेरे साथ, लोन के रिगार्डिंग कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। पेटीएम के बीच में चला था, काफ़ी समझ ना था, KYC एक्सपायर हो जाता है, कुछ ऐसे मेरे पास ही मैसेज आया था, तो उसमें मैंने क्लिक करके पहुंच गया, वहाँ पे मैंने 4 चीज़ें फिल कर दी थी, बट बाय लक मेरे पास उस टाइम में समझ पहले मतलब अंडरस्टैंड कर चुका था, तो और उस टाइम मेरे पास अकाउंट में इतना सफिशेंट बैलेंस भी नहीं था, तो वो बच गया उस टाइम। अच्छा, बच गया। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने कॉल भी किया था, पेटीएम को भी कॉल किया था, फिर बैंक को भी, ICICI बैंक को मैंने कॉल किया था, तो ICICI बैंक ने तुरंत इसके पास वो एक्शन लिया इसके रिगार्डिंग, और उन्होंने मेरा कार्ड ब्लॉक करके दूसरा इशू कर दिया। अच्छा, और आपके जानने पहचाने में कोई ऐसा लोग जो बड़े हज़ारों रुपए, लाखों रुपए का ठगी का शिकार हुए? नहीं सर, ऐसा तो सर ये नॉर्मल नहीं है। अच्छा, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए? हम चाहेंगे कि आपको अगर पता हो तो दर्शकों को भी बताइए, जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें। आजकल महत्वपूर्ण तो ये है अवेयरनेस, आपसे ऑनलाइन चीज़ें हैं जो बैंक खुद भी कहता है कि OTP शेयर ना करें, शेयर चाहिए तो यही है। बेटर अगर कोई OTP मांगता है कि हम आपको ये अप्रूव करेंगे तो OTP किसी को शेयर ना करें, यही सबसे मेन चीज़ है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। तो देखिए, लोगों की जागरूकता भी एक अच्छी खबर है और एक अच्छी यहाँ पर विचार है कि नहीं, कहीं न कहीं हमें ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साइबर अपराधों से बचने के लिए लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। समय समय पर अपने बैंक के साइबर अपराधों से बचने के तरीकों के बारे में जानकारी हासिल करते रहें, क्योंकि जागरूकता ही फ्रॉड से बचने में मदद कर सकती है। तो इस समय हमारी मौजूदगी नोएडा सेक्टर 36 के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर है। हमने यहाँ के SHO से भी बात की और जाना कि आखिर में साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, ऑनलाइन ठगी से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। तो उनका साफ कहना था कि अनजान कॉल को या अपने OTP को किसी भी अनजान व्यक्ति से आप ना शेयर करें, किसी भी अनजान व्यक्ति का वीडियो कॉल ना रिसीव करें। इसके अलावा जो इसकी सभी गाइडलाइन है, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो कभी भी दूसरे व्यक्ति से ना शेयर करें। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले बीते साल में लगभग 150 से ज्यादा ऐसे केस सामने आ चुके हैं। अब पुलिस की भी धरपकड़ तेज हो चुकी है और हमने बातचीत के दौरान ये भी उनसे समझा कि कहीं न कहीं बहुत जल्द ही इस मामले से जुड़े सभी तार को सुलझाया जाएगा और जो सरगना है उसकी गिरफ्तारी भी जल्द होगी। दिल्ली NCR और दिल्ली की संयुक्त टीमें बनाकर धरपकड़ भी तेज कर दी गई है। अब देखना होगा कि इस गिरोह का कब तक भंडाफोड़ किया जाता है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ निशांत चतुर्वेदी, नोएडा। तो चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनुराग सिंह, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। नमस्कार, मैं सारे न्यूज वॉच इंडिया के व्यूअर्स को नमस्कार। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम अगर हम देखें तो पहले जो अपराध आप देखते थे, जो हमारे नॉर्मल लाइफ में अपराध होते थे, आज इंटरनेट का यूज होने की वजह से इंटरनेट के द्वारा किए जाने वाले सारे अपराधों को हम साइबर अपराध की श्रृंखला में डालते हैं। बिल्कुल सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर कोई ठगी का शिकार हो तो वो क्या करे सर? सबसे पहले तो अगर आप किसी ठगी का शिकार होते हैं तो पहले उससे एक सीख लेनी है कि आपको आगे से ऐसी किसी भी एक्टिविटी
में आपका इन्वॉल्व नहीं लेना है। और जैसे ही आप किसी साइबर ठगी का शिकार होते हैं तो मान लेते हैं कि अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पैसा आपकी गलती की वजह से कटता है, आप एक ऐसे साइबर अपराध का शिकार होते हैं, तो आप सबसे पहले अपने बैंक को इन्फॉर्म करें ताकि बैंक उस जो भी आपका पेमेंट कटा है उसके बिहाफ पर सारे इन्वेस्टिगेशन कर पाए। प्लस इसके साथ साथ गवर्नमेंट का साइबर क्राइम पोर्टल है जो cybercrime.gov.in है, वहां जाके आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाएं, क्योंकि जब तक आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर नहीं करवाएंगे तब तक गवर्नमेंट को ये सारा डेटाबेस नहीं मिलता है और गवर्नमेंट चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। आप जैसे ही साइबर क्राइम पोर्टल पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाते हैं, आपकी कंप्लेन आपके नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को सेंड कर दी जाती है। आप हालांकि पोर्टल पे जाके भी अपनी ये जो कंप्लेंट है रजिस्टर करवा सकते हैं, साथ ही साथ जो आपका नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहां जाके भी आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। क्योंकि सर हम आमतौर पर देखते हैं कि लोगों के अंदर जो है वो जागरूकता कम है, थाने को लेकर तो ठीक ठाक सी जानकारी है, लेकिन जब किसी के साथ ये साइबर क्राइम होता है तो उसे पता नहीं रहता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो साइबर सेल में वो अपनी शिकायत कैसे करे, एक बार विस्तार से आप बता दीजिए। तो साइबर सेल में जब आप अपनी शिकायत करते हैं तो साइबर क्राइम को हम देखते हैं तो वहां पर साइबर एविडेंसेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जो भी आपके साथ अपराध हुआ है उसके स्क्रीनशॉट्स आप ले लें। अगर आप मोबाइल फोन के थ्रू साइबर ठगी का शिकार हुए हैं, किसी पर्टिकुलर ऐप आपने इंस्टॉल की है, आप सारे स्क्रीनशॉट्स लें और स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद अगर किसी और नंबर से आपका कम्युनिकेशन होता रहा है, कुछ कॉल्स आती रही हैं, वो सारे नंबर्स आपको उस कंप्लेन में लिस्ट करने हैं और ये सारी जानकारी आपको अपनी कंप्लेन में डालकर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आपको जाकर ये कंप्लेन दर्ज करवानी चाहिए। वही सर हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जो लोन ऐप को लेकर जो साइबर क्राइम हो रहा है उसकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम इसी साल के आंकड़ों की बात करें तो 150 केस सिर्फ और सिर्फ गाजियाबाद में हमें देखने को मिलते हैं लोन ऐप से जुड़े। तो सर ऐसे जो ठगी का शिकार होते हैं लोग लोन ऐप का, तो क्या हम अपराधियों को कोई ऐसी तरकीब नहीं है जिससे कटघरे में उनको खड़ा किया जा सके, जल्द से जल्द उनको पकड़ा जा सके? यस, तो आप जो ये बता रहे हैं कि लोन ऐप से भी आज बहुत सारे लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो मैक्सिमम लोन ऐप्स हैं अगर वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा रही हैं, तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो गूगल प्ले स्टोर पे कंप्लेन करके उन ऐप्स को बैन करवा सकते हैं, हटवा सकते हैं। लेकिन क्या कुछ अगर ऐसी ऐप्स हैं जो किसी वेबसाइट से डाउनलोड की जा रही हैं या व्हाट्सएप के थ्रू प्रोपोगेट की जा रही हैं, उन ऐप्स को बहुत आसानी से हम समझ पाते हैं। तो अगर कोई भी कंप्लेन ऐसी आती है जहां पर कोई ऐसी ऐप के द्वारा ठगी की जा रही है तो बहुत आसान वे में हम उस ऐप को रिवर्स इंजीनियर करके ये समझ पाते हैं कि इस ऐप के पीछे काम करने वाले कौन से लोग हैं। बिल्कुल अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जहां पर उनको रिवर्स इंजीनियर कर जिस भी कॉल सेंटर से ऑपरेट हो रही थी, क्योंकि इसके पीछे कई कॉल सेंटर्स काम करते हैं, जहां पर उनको डेटा दिया जाता है और वो लोगों की रिक्वेस्ट लेती हैं और लेने के बाद जब ये ऐप इंस्टॉल होती है तो ये ऐप आपके मोबाइल फोन से बहुत सारी, क्योंकि आप उनको परमिशन देते हैं, कोई भी ऐप इंस्टॉल होती है तो ऐप इंस्टॉल होने से पहले वो परमिशन मांगती है कि वो आपके मोबाइल फोन से क्या क्या जानकारी एक्सेस कर सकती है। क्योंकि आप साइबर जागरूक उस लेवल पर नहीं रहते हैं तो आप सारा एक्सेस उस ऐप को दे देते हैं, जिसकी वजह से आपकी निजी तस्वीरें, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट और बहुत सारी जानकारी जो लोग लोन ऐप के पीछे काम कर रहे होते हैं उनके कंट्रोल पैनल्स पे आपकी इंफॉर्मेशन चली जाती है और उसी इंफॉर्मेशन का वो मिसयूज आपके अगेंस्ट करते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन आमतौर पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ठगी का शिकार होते हैं लोग तो उनमें एक रहता है कि हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। तो ऐसी कोई क्या तरकीब है कि जब अगर साइबर क्राइम का कोई शिकार हुआ है और उसका पैसा उस ठगी में चला गया है, उसके बाद कितनी जल्दी उसको वो पैसा वापस मिल सकता है? कौन सी ऐसी तरकीब है जिससे उसका पैसा सुरक्षित उसे वापस मिल सकता है? यस, तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो अभी मैंने आपको बताया कि साइबर क्राइम पोर्टल है, साइबर क्राइम पोर्टल जो गवर्नमेंट का पोर्टल है, वहाँ पर एक नंबर दिया गया है जो दिल्ली और एनसीआर में कार्यरत है।
सो दिल्ली और एनसीआर में अगर आपके साथ कोई भी साइबर ठगी का केस होता है तो आप उस नंबर पर जाकर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। उनके पास ये पावर होती है कि वो उस वैलेट या उस बैंक अकाउंट को होल्ड करने की काबिलियत रखते हैं गवर्नमेंट। इसके साथ साथ आपको बैंक में भी अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवानी है। बैंक में भी आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत उनका एक अपना एक अलग से संगठन है, जिसमें अगर आप अपनी कंप्लेन रेज करते हैं तो चांसेस हैं कि आपका पैसा जो आपके अकाउंट से कटा है वो आपको वापस मिल जाए। बिल्कुल सर, साइबर क्राइम में एक और अपराध जो आता है, जो हम आमतौर पर देखते हैं, जो ट्रेंड में चल रहा है, अगर हम एफबी और इंस्टा की बात करें तो उसमें फेक आईडीज बनाकर देखा जाता है कि लोग दूसरे की आईडी का यूज करके, दूसरे का नाम यूज करके या तो पैसे की ठगी करते हैं या उसे बदनाम करते हैं। ऐसे कई सारे केस जो आमतौर पर आपको आम इंसान की जिंदगी में आपको घटित होते दिख जाएंगे। एफबी और इंस्टा सबसे बड़ा शिकार लोग इसका भी हो रहे हैं। यस, तो अभी आपने कहा कि आपने अभी जैसे कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो उपयोग है वो आजकल साइबर क्राइम के लिए किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे कई प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और आप वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद आप देखते हैं कि उसमें मैक्सिमम जो फ्रेंड रिक्वेस्ट होती हैं वो या तो एक फीमेल आपको भेजेगी या एक मेल भेजता है, फिर वो आपको किसी फीमेल से दोस्ती करवाता है। और उसके बाद जो हमारी इमोशनल चीजें हैं, उन इमोशनल चीजों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और आपके कई ऐसे वीडियो वो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसके बाद आपको उन्हीं वीडियोस के ऊपर ब्लैकमेल किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप कभी किसी साइबर सेक्सटॉर्शन का शिकार होते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप डरे नहीं और घबराएं नहीं। आप अपने आप को अलग ना करें, क्योंकि आप जब अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो वो डर और कई चीजें आप पर हावी होती हैं। आप इन चीजों पर खुलकर अपने जो बहुत आपके खास दोस्त हैं उनसे बात कीजिए और इन चीजों से डरना नहीं है आपको। जब आप डरते हैं, इसी डर का फायदा आज साइबर क्रिमिनल उठा रहे हैं। ये आपका डर ही है जो साइबर क्रिमिनल्स का आज हथियार है। इसी डर के चलते हुए, एक शर्म के चलते हुए वो आपसे एक्स पैसा मांगते हैं और आप उन्हें वो जो पैसा है वो देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कभी ऐसा होता है तो किसी को भी आप कोई भी पैसा ना दें। इसके बाद अगर आप पैसा देने से मना करते हैं तो आपको ट्रू कॉलर से कई फोन्स आएंगे, जहां पर ट्रू कॉलर के आईडीज पे आप देखेंगे कि किसी पुलिस ऑफिसर की फोटो लगी हुई है। ये सारे फोन नंबर्स फेक होते हैं, उन पे लगाई हुई फोटोज फेक होती हैं, बट वो आपको इस तरीके से डराते हैं कि वो किसी पुलिस या साइबर सेल से बोल रहे हैं, क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं और आपका जो आपत्तिजनक वीडियो जो रिकॉर्ड हो गया है ये साइबर प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो गया है और अगर आप ये वीडियो के बारे में उनसे बात नहीं करेंगे तो वो आकर आपको अभी घर में अरेस्ट करेंगे। तो ये सारी पूरी जो प्रक्रिया है ये ह्यूमन मानसिकता को मद्देनजर रखते हुए डरा और धमका कर वो लोग करते हैं। तो आपको ना तो डरना है ना घबराना है, आपको समझना है कि ठीक है, गलती से आपसे अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप सारे नंबर जिससे कॉल आती है उन्हें ब्लॉक कर दें और उसके बाद कोई अगर धमकी भी देता है तो उससे नहीं घबराना है और ये सारे नंबर रिकॉर्ड कर लें। आप सारी चीजें जो भी हैं आपके पास नंबर्स लिख लें और इनको साइबर क्राइम पोर्टल पे जाकर आप एक कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं और साथ साथ साइबर क्राइम थानों में ये जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आपको बता दें कि निशांत हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, आप दिल्ली एनसीआर में भ्रमण भी करते हैं, उस दौरान आप ग्राउंड पर स्थिति क्या देखते हैं? बिल्कुल भारती, देखिए साइबर क्राइम की बात कर ली जाए तो कोविड के बाद खास तौर पर ये जो अपराध का दायरा है वो काफी बढ़ा है और पूरे देश की बात कर लें तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम के मामले हमें देखने को मिले हैं और बीते दिनों सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसको लेकर और भी ज्यादा इसका चेन जो है बढ़ा है और इस समय की ये अपडेट ये है कि दिल्ली एनसीआर की बात हो, अन्य क्षेत्रों की बात हो तो वहां पर भी इस अपराध का पैमाना लगातार बढ़ा है। ये काफी चिंता का विषय है। पूरी तरह से मैं अपने एक्सपर्ट के साथ जाऊंगा कि इसमें जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। अवेयरनेस के माध्यम से ही हम इस पर काबू पा सकते हैं और पुलिस प्रशासन को सहयोग के बल पर ही उन अपराधों पर, उन अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकता है।
कोई भी फेक कॉल हो, फेक वीडियो कॉल हो, या फिर अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, वो कभी भूल कर भी किसी अज्ञात व्यक्ति को हम ना शेयर करें, ना उनके कॉल को हम रिसीव करें, ना हम अपना कोई डाटा शेयर करें। ये महत्वपूर्ण बातें होती है। इसके अलावा अगर हम ठगी का शिकार होते हैं तो तत्काल जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहां पर कंप्लेन करें, बैंक को हम इसको लेकर इन्फॉर्म करें, और जो भी डिटेल है उसको जल्द से जल्द उनको हम सौंपने का प्रयास करें। इसके माध्यम से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो निश्चित ही ये जो समय, ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण हैं, और अब निश्चित ही देखना होगा कि कैसे इन चीज़ों पर पूरी तरह से शिकंजा पाया जा सकता है। बिल्कुल, वापस मैं अनुराग जी के पास आना चाहूंगी। सर, जो प्रशासनिक कार्रवाई इन अपराधियों पर होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती है। शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से जो केस हैं साइबर ठगी के वो और बढ़ते जा रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है? ऐसा नहीं है कि जो प्रशासन है वो इन पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर कई टेक्निकल पेंच हमारे सामने देखे जाते हैं। ये जो नंबर आप देखते हैं ये ऐसी लोकेशन से ऑपरेट होते हैं जो एक फेक आईडी पर होते हैं। अगर हम जब इन्हें ट्रैक करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जंगलों में ये नंबर पाए जाते हैं, तो ये फोन साइबर क्रिमिनल जंगलों में जाकर ऑन करते हैं और ऐसी लोकेशन से आपको कॉल कर साइबर ठगी का शिकार बनाते हैं। तो यस, ऐसा नहीं है कि प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेचीदा चीजें हैं हमारे सामने जिसकी वजह से शायद साइबर क्रिमिनल्स आज इन चीजों को अंजाम दे रहे हैं। बट जल्द ही ऐसी कई चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज स्ट्रॉन्ग की जा रही हैं जिससे कि हम जल्द से जल्द इन साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ पाएं। ऐसा नेशनल डेटाबेस भी तैयार किया जा रहा है। जिस तरीके से ट्रू कॉलर ऐप आपको ये बताती है कि जिस नंबर से कॉल आ रही है वो नंबर फेक है, इसी तरह साइबर क्रिमिनल्स जो रिपोर्टेड ऑलरेडी नंबर्स हैं उनका एक डेटाबेस बन रहा है, और एक ऐसी ऐप लॉन्च की जाएगी इन फ्यूचर जो आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो ऑलरेडी रिपोर्टेड साइबर क्रिमिनल्स का नंबर्स हैं उनसे ये चीजें आपको पता चल पाएंगी कि ये नंबर पहले किसी के साथ साइबर ठगी या साइबर क्राइम कर चुका है, तो आप इस कॉल को ना उठाएं। बिल्कुल निशांत, कुल मिलाकर अनुराग जी का जो कहना है और आपने भी कहा, कुल मिलाकर जो इसका जवाब दिख रहा है, इससे बचने का जो उपाय दिख रहा है वो है जागरूकता। तो आप किस तरह से इसे देखते हैं निशांत? बिल्कुल, देखिए भारती, लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा। जैसा कि एक्सपर्ट लगातार बता भी रहे हैं कि फेक वीडियो कॉल हो, फेक कॉल हो, और उनको अवॉइड करने का यहाँ पर प्रयास हो। इसके अलावा भूल कर भी हम खास तौर पर ऑनलाइन जब भी हम सिस्टम पर रहें या हम मोबाइल पर रहें, अपने डिटेल को, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी से ना शेयर करें। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह भी है कि जैसे सोशल मीडिया साइट है वहां पर भी हम अपने प्रोफाइल को काफी प्रोटेक्ट रखें। इसके अलावा वहां पर जो हमारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं अगर हम उसको शेयर कर रहे हैं तो वो उन्हीं से शेयर करें जिनको हम जानते हैं, जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में हैं। ये सारी चीजें हमें बहुत जानना आवश्यक है। और अगर हम ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं तो समय रहते हम इसका कंप्लेन करें, अपने आप को केवल आइसोलेट ही ना कर लें कि नहीं हम इससे केवल और केवल ये सोचकर कि नहीं इस पर कार्रवाई नहीं होगी, हम अपनी जिम्मेदारियों से यहाँ पर बच रहे हैं। लेकिन हमें समय रहते उसका कंप्लेन पुलिस स्टेशन हो, बैंक हो, वहां पर करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि एक्सपर्ट बता भी रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से या नई तकनीक के माध्यम से उनको ट्रेस करने का, उनको पकड़ने का हमारा और भी अत्याधुनिक प्रयास जारी रहेगा। तो अब स्थिति भले ही चुनौतीपूर्ण हुई है लेकिन इसमें जन भागीदारी की आवश्यकता बहुत है। आपने यहाँ पर देखा भी होगा कि जब हमने लोगों से बात किया तो उसमें रेशियो था कि 5 में से 4 लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार नहीं हुए, लेकिन एक लोग जरूर कहीं ना कहीं उनसे हजारों रुपए लूट लिए गए। और उनका ये कहना था कि पहले हमें इसको लेकर कॉल आई गई थी, हमें बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जल्दीबाजी में, लापरवाही में अपने डिटेल को शेयर कर दिया, जिसके माध्यम से उनके खाते से तकरीबन 26,000 रुपए निकाल लिए गए। इसका मतलब ये है कि लोगों को पता था कि फेक कॉल कहीं ना कहीं उनसे कई लाख रुपए, कई हजार रुपए निकलवा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लापरवाही दिखाई। तो अब यहाँ पर समझने का ये जरूरत है, यहाँ पर ध्यान देने की ये जरूरत है कि हमें सारी चीजें बताई जाती हैं, हमें सारे महत्वपूर्ण गाइडलाइन को समझाया जाता है और हम उस पर अमल कितना करते हैं। जल्दीबाजी में हम अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं, हम उन बात को नजरअंदाज कर देते हैं, इसकी वजह से भी ये चीजें होती है। लेकिन अगर हम गंभीरता से इस पर विचार करें, अगर हम सोचें तो शायद हम इन ठगियों से, हम इन चीजों से बच सकते हैं। बिल्कुल अनुराग जी, और आप बता दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को कि साइबर ठगी से बचने के लिए क्या करें। साइबर ठगी से बचने के लिए सबसे पहले आपको साइबर जागरूक होना जरूरी है।
साइबर जागरूकता का पहला पहलू है कि कोई भी लालच जो आपको किसी भी चीज की तरफ आकर्षित करता है ऑनलाइन जगत में, आपको उससे बचना है। ये लालच ही है और यही आपसे क्राइम का अंजाम देता है। तो सबसे पहले कोई भी ऑफर, कोई भी अगर आपको लॉटरी ऐसा कोई ऑप्शन अगर नजर आता है और कोई ऐसा इस तरीके का कोई लिंक भेजता है, तो उस लिंक्स को आप क्लिक ना करें। इसके बाद अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, तो सोशल मीडिया में कोई भी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट या कोई भी अननोन पर्सन आपसे जुड़ना चाहता है, तो उसको अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में ना जोड़ें। और इसके साथ साथ अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल में आप अपने परिवार वालों को भी ऐड करके रखते हैं, तो ये मेरी अपनी राय है कि आप उन लोगों को ऐड ना करें। क्योंकि सबसे पहले जब आप सोशल मीडिया पे साइबर ठगी का शिकार होते हैं या लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं, तो वो उनको ये जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाती है कि आपके परिवार के सदस्य कौन है, और सबसे पहले वो आपके परिवार के सदस्य को वो इन्फॉर्मेशन भेज कर आपको डराने की कोशिश करते हैं। तो अपने परिवार के सदस्यों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ना जोड़ें। और कोई भी अननोन कॉल अगर आपको आती है, कोई भी अननोन एसएमएस आता है या कोई लालच दिया जाता है, तो इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है। और यही साइबर जागरूकता आपको अपने आस पड़ोस में फैलानी है, आपके दोस्तों में फैलानी है। और मैं तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज ये जो साइबर जागरूकता है, ये एज ए सब्जेक्ट स्कूल में ऐड चाहिए। पीछे हमने बिल्कुल सर। देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें, फिजिकल एजुकेशन हो गया, सेक्स एजुकेशन हो गया, जिसे हमने अपने एकेडमिक में ऐड किया। तो साइबर जागरूकता आज एकेडमिक्स या स्कूल्स में ये सब्जेक्ट ऐड किया जाना जरूरी है। बिल्कुल, इसी सवाल के साथ मैं निशांत के पास जाना चाहूंगी। निशांत, आप क्या कुछ राय देंगे दर्शकों को? बिल्कुल भारती, देखिए मैं अपने एक्सपर्ट के साथ जाऊंगा कि उन्होंने सोशल मीडिया साइट को बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करने का बात बताई है। देखिए आज ज्यादातर लोग अपना समय जो है सोशल मीडिया पर बिताते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए और एक तरीका होना चाहिए। हम सोशल मीडिया को अपने एंटरटेनमेंट और कुछ जानकारियों को लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमें ये बात ध्यान देना चाहिए कि खास तौर पर अपना पर्सनल डिटेल या फिर अपने रिलेटिव को उस पर ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो अपराधी होते हैं आपकी सभी जानकारियों को उनसे ही प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने सोशल मीडिया साइट को उन सभी गाइडलाइन के अनुसार पालन करें, इस्तेमाल करें, उस पर कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना साझा करें। इसके अलावा हमारे कॉल पर या फिर सोशल मीडिया साइट पर या फिर कहीं पर भी अगर ऐसे लिंक आते हैं जिसमें ऑफर होते हैं, लुभावने वादे रहते हैं, उस पर हम कभी भी क्लिक ना करें। जागरूकता सबसे ज़्यादा जरूरी है, जितना हो सके उन लोगों को जागरूक करें। और इसके अलावा फेक कॉल, फेक वीडियो के बहकावे में ना आए। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम इसका शिकार होते हैं तो प्रशासन को इसकी इत्तला जरूर करें। इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का हमें ख्याल रखना होगा। बिल्कुल अनुराग जी, जागरूकता जो है वो बहुत बड़ा सबब है इस पूरे जो सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, साइबर क्राइम। तो प्रशासन ने इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं? प्रशासन किस तरह से लोगों को जागरूक कर रही है? तो अगर आप देखें तो प्रशासन समय समय के अनुसार ऐसे कई साइबर अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करता रहता है। गवर्नमेंट के कई ऐसे पोर्टल्स बन गए हैं जिसके थ्रू वो साइबर जागरूकता नेशनल लेवल पे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो हम एज ए साइबर एक्सपर्ट्स भी ये कार्रवाई कई जगह करते रहते हैं, जहां पर हम स्कूल्स के जो बच्चे हैं या स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, तो जी हर जगह एज ए पर्सन हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम इस साइबर जागरूकता और साइबर अवेयरनेस को फैलाते रहें। बिल्कुल निशांत, आपसे एक सवाल मैं लेना चाहूंगी कि आपके जान पहचान में साइबर क्राइम का कोई शिकार हुआ है? बिल्कुल, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अभी बीते दिनों एक हफ्ते की बात कर ले तो मेरे जानकारी में भी कुछ मित्र रहे हैं जो साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं। और कारण ये रहा है कि क्या उनकी जो फेक वीडियो कॉल होती है इसके आधार पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, जबकि उनका सीधे सीधे कहना था कि हमारा फोन कॉल को रिसीव करना ही एक बड़ी गलती रही है, इसके अलावा हमने कोई गलती नहीं की है। और उनका कहना यह था कि इसी के माध्यम से उन्हें हजारों रुपए ही नहीं बल्कि लाखों रुपए देने की बात कही जा रही थी, उन्हें बार बार फोर्स किया जा रहा था इस चीज के लिए, और वो इसको लेकर काफी परेशान हुए। हालांकि उन्होंने अपने निकटतम थाने पर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई, पुलिस ने इसको लेकर कार्रवाई भी की।
और ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही। ये एक लोगों की शिकायत नहीं थी, बल्कि इसके अलावा दर्जनों ऐसे शिकायतें। मैं ग्राउंड पर रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और लोगों का ये कहना है कि ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी चुनौती भी है आम लोगों के साथ साथ प्रशासन के लिए कि इनके चेन को समय रहते तोड़ा जाए। और इसमें सबसे प्रमुख भागीदारी जन भागीदारी होगी, आम लोगों की होगी। लोग जितना जागरूक होंगे उतना सही रहेगा कि उतना कम समय में इन लोगों को पकड़ा जाएगा। तो आगे देखना होगा कि स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन लगातार ये मामले जो है बढ़ रहे हैं। बिल्कुल निशांत, तो वापस मैं अनुराग जी के पास जाना चाहूंगी कि सर जिस तरह से हम एजुकेशन का ग्राफ देखते हैं तो वो भी बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ साइबर क्राइम का ग्राफ है वो भी बढ़ रहा है। तो एक तरफ लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो ठगी के मामले हैं ये भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कुछ कनेक्शन है, क्योंकि अगर हम आतंकवादी संगठन को ले लें, जितने भी आतंकवादी संगठन है तो वो जो ज्यादातर लोग होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। अगर हम पिछला केस भी उठाएं जो अभी हुआ, जवाहिरी को मारा गया, तो जवाहिरी एक पढ़ा लिखा सर्जन था, उसके बाद उसने वो आतंकवादी बनकर उसने न जाने कितने लोगों की जान गंवाई, और साथ ही साथ 9/11 हमले को भी उसने जो महत्वपूर्ण भूमिका में रहा था ओसामा बिन लादेन के बाद। इसके बाद से अगर इसी तरह हम साइबर क्राइम को देखें तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो एजुकेटेड लोग हैं, जिन्हें टेक्नोलॉजी का पूरी नॉलेज है, वो इसमें लिप्त नजर आते हैं। यस, तो अगर आज हम देखते हैं तो साइबर जगत में जितने भी साइबर क्रिमिनल्स काम करते हैं, तो वो जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो बहुत ही एजुकेटेड वे में टेक्नोलॉजी को समझते हैं, इसलिए वो टेक्नोलॉजी को अब्यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो ये जो क्राइम है ये तभी पॉसिबल हो पा रहे हैं जब क्योंकि बहुत आसानी से आप साइबर जगत में लोगों से जुड़ पाते हैं। जुड़ने के बाद आप उन्हें ऐसा लालच या प्रलोभन दे पाते हैं और उन्हें गलत रास्तों पर मिसगाइड कर पाते हैं। तो क्योंकि साइबर जगत में लोगों को आपस में जुड़ना आसान हो गया, जिसकी वजह से इसके आउटरीच बहुत ज्यादा है। आउटरीच बहुत ज्यादा होने की वजह से जो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं वो किसी ना किसी आदमी को लालच देकर साइबर क्राइम का शिकार बनाकर उसको अपने साथ गलत काम करने के लिए बाध्य कर पाते हैं। बिल्कुल सर, और इसका तोड़ निकालना भी बहुत जरूरी है अनुराग जी। तो इसका तोड़ निकालने के लिए वही है कि जैसा हम सब अभी कह ही रहे हैं कि जन भागीदारी की जरूरत है। अगर कोई भी साइबर अपराध होता है तो उससे शर्माएं नहीं, घबराएं नहीं, आपस में हमें बात करनी चाहिए। जिस तरीके से हम अपने आम जीवन में और मुद्दों पर ध्यान देते आए हैं, साइबर भी आज हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट का सदुपयोग हमारे लिए जरूरी था, बट आज इंटरनेट का दुरुपयोग होना स्टार्ट हो गया है। तो इस इंटरनेट का जो दुरुपयोग है ये हमें अपने घरों में शिक्षा देने की जरूरत है। और आज एक नेटिजन की आप एक सिटीजन तो हैं आज एक देश के, बट एक अच्छे नेटिजन कैसे बन सकते हैं। सो नेट के जो एटिकेट्स हैं वो हमें सीखने की जरूरत है। तो जब इस तरीके की जागरूकता एक अच्छे लेवल पर हम फैलाएंगे तो बहुत आसानी से हम साइबर क्राइम की रोकथाम कर पाएंगे। बिल्कुल अनुराग जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से राजी हूं, और आपने जो भी कहा कि जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में मैं एक बार फिर से निशांत के पास जाना चाहूंगी। निशांत, एक छोटा सा कमेंट, आखिरी कमेंट, कि आप साइबर क्राइम को लेकर क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ इससे कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं। भारती, देखिए कंक्लूजन यहाँ पर यही है कि जन भागीदारी के साथ साथ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और उन सभी जो फेक कॉल, फेक वीडियो कॉल है उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा लगातार। इसके अलावा जितना भी हमारे एक्सपर्ट की बात हो या फिर इससे पहले जो हमारे पुलिस अधिकारी ने वो बातें कही वो जन जन तक पहुंचाना होगा और लोगों को उस पर गंभीरता से अमल करना होगा। आपने खास तौर पर यह देखा होगा कि लोगों को ये चीजें पता रहती है कि नहीं, फेक कॉल को हमें रिसीव नहीं करना चाहिए, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स, हमें अपने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नहीं शेयर करना चाहिए। उसके बावजूद लोग लुभावने वादों के चंगुल में फंसकर अपने चीजों को शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में उनका उठाया गया यही कदम उनके लिए काफी एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान देना होगा और इसके अलावा अगर हम कभी शिकार होते हैं तो जरूर अपने निकटतम थानों पर, इसके अलावा साइबर एक्सपर्ट से हम तुरंत कांटेक्ट करें, बैंक को इसको लेकर इन्फॉर्म करें, तब जाकर हम इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। जी
बिल्कुल, न्यूज वॉच इंडिया का ये प्रोग्राम जो साइबर ठगी का था वो यही था कि कैसे हम लोगों को सतर्क कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के साथ ये होता है लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म या फिर उन्हें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जिसकी वजह से वो खुद में सुधार कर सकें, खुद के साथ हुए अन्याय को देख सकें और उसका बदला ले सकें और ऐसे अपराधियों को कटघरे में खड़ा कर सकें। ऐसी तमाम जानकारी को इकट्ठा करके न्यूज वॉच इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर लाना हमने जरूरी समझा और साथ ही साथ हमने अनुराग जी को जोड़ा जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। तो आप अनुराग जी, जाते जाते एक आखिरी कमेंट, क्या आप दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से मेरा यही कहना है कि आज इंटरनेट हमारी लाइफ में एक बूंद बन के आया था, तो हमें इसका सदुपयोग ही देखना है और इसको समझने की कोशिश करनी है कि आज ये हमारे किस तरीके की इंफॉर्मेशन और किस पहलू को छेड़ सकता है। तो इंटरनेट का सदुपयोग के हम कैसे करें और किस तरीके से हम अपने आने वाली पीढ़ी को इंटरनेट का सदुपयोग सिखा पाएं, यही मेरा आज के दर्शकों को कहना है। बिल्कुल अनुराग जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, और निशांत आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा ये था साइबर क्राइम सावधान, इस प्रोग्राम को करने का मकसद सिर्फ हमारा इतना था कि आप साइबर क्राइम से सतर्क हो सकें और ऐसे ठगी से, ऐसे अपराधियों से आप बच सकें, और इससे बचने के लिए तमाम जानकारी हमने आपको इस प्रोग्राम में दी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।